वेलकम एवरीवन। इकोलॉजी की इस वीडियो में अब हम पढ़ेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म का एबायोटिक एनवायरनमेंट उसे कैसे अफेक्ट करता है। तो एबायोटिक एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम बेसिकली तीन फैक्टर्स की बात करते हैं जो कि हैं क्लाइमेटिक, एडेफिक एंड टोपोग्राफिक। क्लाइमेटिक फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट पर डिपेंड कर रहे हैं, जैसे टेम्परेचर, लाइट, वाटर एंड विंड। एडेफिक फैक्टर सॉइल से रिलेटेड है और टोपोग्राफिक फैक्टर सरफेस से रिलेटेड है, यानी कि कितने स्लोप पर, कितने एल्टीट्यूड पर एक ऑर्गेनिज़म सर्वाइव कर रहा है और कैसे वो वहाँ के स्लोप से, यानी कितनी ऊंचाई पर वो है, उससे उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो मेजर एबायोटिक फैक्टर्स की हम बात करेंगे, जिसमें हम पहला एबायोटिक फैक्टर पढ़ते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर इकोलॉजिकली मोस्ट रेलेवेंट एबायोटिक फैक्टर है, यानी कि ये वो टेम्परेचर ही है जो एक ऑर्गेनिज्म को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसका एक रोल प्ले करता है टेम्परेचर लैटिट्यूडनल एंड एल्टीट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज़ में, यानी कि बायोलॉजिकल स्पीशीज़ जो है वो हमारी अर्थ पर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग रीजन्स में, वो टेम्परेचर ही डिसाइड करता है। जैसे कि डिफरेंट लैटिट्यूड्स पर डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स पाए जाते हैं, जैसे ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड आर्कटिक। और इन क्लाइमेटिक जोन्स का अलग अलग टेम्परेचर होता है और उन जोन्स के अंदर वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं जो उस टेम्परेचर पर बहुत अच्छे से अडेप्टेड हैं। और एल्टीट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज़ भी टेम्परेचर डिसाइड करता है, यानी कि कितने हाई एल्टीट्यूड्स पर कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है, एल्टीट्यूड इस ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को कैसे अफेक्ट करता है, तो ये भी टेम्परेचर ही डिसाइड कर रहा है। अगर हम एग्जांपल लें तो मैंगो जो फ्रूट है उसके प्लांट्स ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ही पाए जाते हैं, यानी कि वो अपनी सर्वाइवल जो है उनका सबसे अच्छा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन्स में ही लाई कर रहा है। जो टेम्परेचर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन्स का है वो ही उसके लिए बेस्ट सूटेड है। ऐसे ही स्नो लेपर्ड्स जो है वो पोलर एनिमल्स हैं जो पोलर एंड आर्कटिक जोन्स में पाए जाते हैं। ये ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट जोन में नहीं पाए जा सकते। ट्यूना फिश जो कि एक बोनी ट्रॉपिकल फ़िश है, वो भी सिर्फ ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स पर ही पाई जाती हैं, यानी कि हमारे ओशियन के जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैं वहीं तक वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है ट्यूना फिश का। एक ऑर्गेनिज़म कितने टेम्परेचर को, थर्मल टॉलरेंस यानी उसका क्या है, कितने टेम्परेचर को वो सरवाइव कर सकता है, कितने टेम्परेचर पर टॉलरेट कर सकता है, उसके बेसिस पर हमने ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया। पहली है स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स और दूसरी है यूरीथर्मल ऑर्गेनिजम्स। स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स वो हैं जो सिर्फ एक स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सकते हैं, यानी कि अगर टेम्परेचर में ज़्यादा फ्लक्चुएशन आएगा, ज़्यादा चेंज आएगा तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसका एग्जांपल है पोलर बियर्स, लिजार्ड्स एंड एबीज। यूरीथर्मल ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक बहुत वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स को भी सर्वाइव कर सकते हैं, यानी कि अगर टेम्परेचर में काफ़ी बदलाव आएगा, काफ़ी चेंज आएगा, वो उसे भी टॉलरेट कर लेंगे। इसके एग्जांपल्स हैं मैमल्स एंड बर्ड्स। नेक्स्ट, थर्मो रेगुलेशन एंड होम्योस्टेसिस के बेसिस पर भी हमने ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरीज में रख दिया है। पहले हैं एक्टोथर्म्स, उन्हें पोइक्लोथर्म्स या फिर कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। ये बेसिकली वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें होम्योस्टेसिस की प्रोसेस अब्सेंट होती है। होम्योस्टेसिस वो प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिजम्स चेंजिंग एनवायरनमेंट को देखते देखते अपने अंदर की जो एनवायरनमेंट है उसे कांस्टेंट रखता है, उसे चेंज नहीं होने देता। इस प्रोसेस को होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो जिन ऑर्गेनिजम्स में ये प्रोसेस एब्सेंट है उन्हें हम कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जैसे कि प्लांट्स और सम एनिमल्स इसके एग्जांपल्स हैं। एंडोथर्म्स, होम्योथर्म्स या फिर वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो हैं जिनमें होम्योस्टेसिस की जो प्रोसेस है वो प्रेजेंट है। इसके एग्जांपल्स हैं बर्ड्स एंड मैमल्स। यानी अगर मैं एग्जांपल लूँ, अगर हमारे आसपास का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ता जा रहा है तो हमारी बॉडी अपने अंदर के टेम्परेचर को फिर भी रेगुलेट कर रही है स्वेटिंग से। तो ये होम्योस्टेसिस का एग्जांपल हो गया कि बाहर की कंडीशन चाहे चेंज हो जाए लेकिन बॉडी की इंटरनल कंडीशन जो है वो हमारी बॉडी चेंज नहीं होने देती। तो ये होती है होम्योस्टेसिस की प्रोसेस। नेक्स्ट, हमने डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स में जैसे कि बायोलॉजिकल स्पीशीज़ अकर कर रही हैं उन रीजन्स में, उसके बेसिस पर भी हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया है। जैसे कि मेगाथर्म्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ट्रॉपिकल जोन्स के अंदर लाया कर रहे हैं। मीज़ोथर्म्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सब ट्रॉपिकल जोन्स में लाया कर रहे हैं। माइक्रोथर्म्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो टेम्परेट जोन में लाया कर रहे हैं। और ऐसे ही हेकिस्टोथर्म्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आर्कटिक या एल्पाइन जोन्स में लाया कर रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट टेम्परेचर से रिलेटेड हमें ये पढ़ना है कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, यानी कि हमारे अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जिसकी वजह से हमारे जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं उनकी एक शिफ्टिंग देखने के लिए मिल रही है।
इसका ये मतलब है कि जितने भी पोलर जोन्स हैं उनका टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उनके जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट कर रहे हैं और ओशियंस का वाटर का लेवल जो है वो इंक्रीज़ करता जा रहा है। और एज अ रिज़ल्ट जो हमारे पोलर रीजन्स हैं उनका जियोग्राफिकल कवर कम होता जा रहा है। और साथ ही साथ टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो हमारे टेम्परेट जोन्स हैं वो भी धीरे धीरे करके ट्रॉपिकल जोन्स में बदल जाएंगे। अगर ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही कंटिन्यू होती रही तो इसे हम कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ क्लाइमेटिक जोन्स। अब हम अपने नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर पर आते हैं जो कि है वाटर। वाटर हमारे अर्थ के सरफेस पर 71% प्रेजेंट है, लेकिन इतना सारा वाटर होने के बाद भी ये नहीं कहा जा सकता कि ऑर्गेनिजम्स पर पानी की भरमार है, यानी उन्हें इनफ वाटर सरवाइव करने के लिए मिल रहा है, क्योंकि वाटर इतना सारा होने के बाद भी वाटर की क्वालिटी भी मैटर करती है। यानी कि उस वाटर में कितना सॉल्ट प्रेजेंट है वो डिसाइड करता है कि किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स उस वाटर में सरवाइव कर पाएंगे। तो सॉल्ट कंसंट्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। तो सॉल्ट कंसंट्रेशन बेसिकली पर 1000 पार्ट्स ऑफ वाटर जो होती है उसे हम सैलाइनिटी कहते हैं, यानी कि पर 1000 पार्ट्स ऑफ वाटर में कितनी सॉल्ट कंसंट्रेशन है इसे हम एज सैलाइनिटी मेज़र करते हैं। तो अगर हम सैलाइनिटी की वैल्यूज़ देखें तो जो इनलैंड वाटर्स हैं जैसे कि रिवर्स, लेक्स, तो इनमें सैलाइनिटी लेस देन 5 है। और अगर हम सी की सैलाइनिटी देखें वो तो 30 to 35 की रेंज में है। और जो हाइपर सैलाइन लगून्स हैं उनमें 100 से भी ज़्यादा है। हाइपर सैलाइन लगून्स वो लगून्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट पाया जाता है। तो सैलाइनिटी के टॉलरेंस पे, यानी कितनी सैलाइनिटी ऑर्गेनिजम्स टॉलरेट कर सकते हैं, इसके बेसिस पर भी हमने ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। पहली कैटेगरी है यूरी हेलाइन ऑर्गेनिजम्स की, दूसरी है स्टेनोहेलाइन। तो यूरी हेलाइन वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक वाइड रेंज ऑफ सैलाइनिटीज़ को टॉलरेट कर सकते हैं, यानी कि अगर सैलाइनिटी में काफ़ी बदलाव आएगा तो वो उसे भी टॉलरेट करके सर्वाइव कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे सैल्मन फिश। स्टीनोहेलाइन वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत ही नैरो रेंज ऑफ सैलाइनिटी पर ही सर्वाइव कर सकते हैं, यानी कि अगर सैलाइनिटी में ज़्यादा चेंज आया तो वो उस चेंज पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि शार्क। तो हमने देखा कि वाटर को अबंडेंस में होने के बाद भी उसकी क्वालिटी कितनी मैटर करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। नेक्स्ट बायोटिक फैक्टर है लाइट। तो लाइट बेसिकली जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसका जो विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसे हम लाइट कहते हैं। इसकी रेंज होती है 390 to 760 नैनोमीटर के अंदर। और जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती हैं, यानी वो रेडिएशन जिन पर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया जाता है प्लांट्स के थ्रू, वो 400 to 700 नैनोमीटर की रेंज में होती है। ये डेटा हमें याद रखना है। तो लाइट की रिक्वायरमेंट हमारे जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं यानी कि प्लांट्स, उन्हें बहुत ज़्यादा पड़ती है। जैसे कि इसके बेसिस पर भी हमने ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। पहले वो जो लाइट की कम इंटेंसिटी पर सर्वाइव करते हैं, और दूसरे वो जो लाइट की बहुत हाई इंटेंसिटी पर सर्वाइव करते हैं, जिन्हें लाइट की बहुत हाई इंटेंसिटी की रिक्वायरमेंट्स होती है, तो उन्हें हम कहते हैं हेलियोफाइट्स। और जो लो इंटेंसिटी पर ग्रो करते हैं उन्हें हम कहते हैं स्कायोफाइट्स। लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन का ऑर्गेनिजम्स पर बहुत ही बड़ा एक इफ़ेक्ट पड़ता है। देखते हैं हम कैसे। इसमें हम कुछ एग्जांपल्स लेके देखेंगे कि लाइट की इंटेंसिटी और कितने ड्यूरेशन के लिए वो लाइट मिल रही है, इसके बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स पर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो पहला अगर हम देखें एग्जांपल, वो है एनिमल्स की फोरेजिंग, रिप्रोडक्टिव एंड माइग्रेटरी एक्टिविटीज़ का। यानी लाइट को परसीव करने के बाद ही जो एनिमल्स हैं वो अपने खाना ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए, और उनकी जो माइग्रेटरी एक्टिविटीज़ हैं एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो लाइट के बेसिस पर ही करते हैं। नेक्स्ट है कि ओशियन में काफ़ी डीप यानी 500 मीटर से भी अंदर जाकर वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा डार्क है, वहाँ तक कोई लाइट नहीं पहुँच पाती। तो वहाँ के जो ऑर्गेनिज़म हैं वो सन जैसी किसी भी कैलेस्टियल बॉडी को नहीं जानते। तो वो बेसिकली अपना न्यूट्रिशन डिकम्पोजर्स या की तरह ऑब्टेन करते हैं। वो जो डेड रिमेंस होते हैं ऑर्गेनिजम्स के ओशियन के काफ़ी अंदर, उन्हीं पर सर्वाइव करते हैं। डेड रिमेंस को खाने के बाद ही वो अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं, क्योंकि इतने अंदर जाकर कोई ऐसे प्लांट्स हैं नहीं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करें, क्योंकि समुंदर के काफ़ी अंदर तक लाइट पहुंच ही नहीं पा रही है। तो इसलिए वहाँ रहने वाले ऑर्गेनिजम्स बेसिकली डिकम्पोजर्स या फिर कंज्यूमर्स हैं। हमारी जो सोलर रेडिएशन है जो हमें सन से मिल रही है, उनकी स्पेक्ट्रल क्वालिटी जो है वो भी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमारे
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो यूवी कंपोनेंट है, अल्ट्रा वायलेट कंपोनेंट, वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत हार्मफुल है। जबकि जो विजिबल कंपोनेंट है वो लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए अर्थ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं होगा तो अर्थ पर लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जो प्लांट्स हैं, वो फूड बना ही नहीं पाएंगे, और जो अदर एनिमल्स हैं उन्हें एनर्जी मिल ही नहीं सकती। तो जो प्लांट्स हैं वो हमारे लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपने दूसरे ऑर्गेनिजम्स को उन्हें ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसके लिए जो हमारा विजिबल लाइट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो प्लांट्स टेरेस्ट्रियल हैं, यानी जो लैंड पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन्हें हमारी विजिबल लाइट के सारे कलर कंपोनेंट्स मिलते हैं, जिसकी वजह से वो अपना मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस देते हैं एज आ आउटपुट। लेकिन अगर हम बात करें मरीन प्लांट्स की, जो कि ओशियन की डिफरेंट डेप्थ्स पर रह रहे हैं, जिन्हें पूरी सनलाइट नहीं मिल पा रही, उनका केस कुछ अलग है, क्योंकि विजिबल लाइट के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट डेप्थ्स रीच करते हैं ओशियन की, जिसकी वजह से वहाँ के जो प्लांट्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत अलग टाइप का देखने का मिलता है। जैसे कि हम देखें एल्गी का डिस्ट्रीब्यूशन, तो एल्गी का सी के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो ये जो 3 टाइप्स की हमारी एल्गी होती हैं, रेड, ब्राउन एंड ग्रीन एल्गी, ये वर्टिकली ओशियन के अंदर अरेंज होती हैं, यानी कि एक ही डेप्थ पर सारी नहीं पाई जाती, अलग अलग डेप्थ पर ये मिलती हैं। इसका रीज़न यही है कि हमारी जो विजिबल लाइट है उसके सारे कंपोनेंट्स ओशन की सारी डेप्थ्स पर नहीं पहुंच पाते। चलो इसे अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। जो ब्लू ग्रीन वेवलेंथ्स है लाइट की, ये वाली लाइट ओशियन में सबसे ज़्यादा डीपेस्ट पेनिट्रेट कर जाती है, यानी ओशियन में सबसे ज़्यादा गहराइयों तक हमारी ये वाली लाइट पहुंच जाती है। और जो रेड एल्गी है उसका जो एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, यानी कि फोटोसिंथेसिस जिस पिगमेंट की प्रेजेंस में वो परफॉर्म करेगा, वो पिगमेंट ग्रीन वेवलेंथ्स पर बहुत अच्छा आउटपुट देता है, वो ग्रीन वेवलेंथ्स पर प्रोडक्टिविटी शो करता है। तो इसलिए रेड एल्गी ओशियन की सबसे ज़्यादा डेप्थ पर भी पाई जाती हैं, यानी कि ओशियन की ज़्यादा गहराइयों के अंदर भी रेड एल्गी पाई जाती है, क्योंकि रेड एल्गी को चाहिए ग्रीन वेवलेंथ, और विजिबल लाइट की जो ब्लू एंड ग्रीन वेवलेंथ है वो ओशियन में सबसे ज़्यादा डीपेस्ट पहुंच रही है। तो इसलिए जो रेड एल्गी है वो सबसे ज़्यादा डीपेस्ट एरियाज़ ऑफ ओशियन में भी पाई जाती है। ब्राउन एल्गी का जो एसेसरी पिगमेंट है वो इंटरमीडिएट वेवलेंथ को ही एब्जॉर्ब करता है, और जो इंटरमीडिएट वेवलेंथ है ये ओशियन के मिड तक जाती हैं। तो इसलिए ब्राउन एल्गी ओशियन के मिड पर काफ़ी ज़्यादा, मिड वाली डेप्थ पर काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। बात करें ग्रीन एल्गी की, तो ग्रीन एल्गी का जो एसेसरी पिगमेंट है वो ज़्यादातर ब्लू और रेड वेवलेंथ को ही एब्जॉर्ब करता है। और में ये पता चला कि जो ब्लू और रेड वेवलेंथ है विजिबल लाइट की, वो ओशियन में बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाती हैं जाते ही, यानी कि सबसे ज़्यादा ओशियन की जो ऊंचाई है, यानी जो सबसे कम डेप्थ है, वहाँ पर जाते ही ख़त्म हो जाती हैं। तो इसलिए सबसे कम डेप्थ पर, यानी सबसे ऊपर जो है, हमें ग्रीन एल्गी का डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मिलता है। तो अब हमने ये देख लिया कि कैसे ये वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है एल्गी, इस डायग्राम की मदद से। अब हम आते हैं नेक्स्ट फैक्टर पर, जो कि है सॉइल। सॉइल एक एडाफिक फैक्टर है, जैसे कि हमने पढ़ लिया है। सॉइल बेसिकली एक मिक्सचर है ऑर्गेनिक मैटर का, मिनरल पार्टिकल्स का, और एयर, वाटर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। तो सॉइल की कंपोजिशन, सॉइल के जो ग्रेन हैं उनका साइज़ और उनकी एग्रीगेशन, ये जो कुछ फैक्टर हैं ये डिटरमाइन करती हैं सॉइल के परलोकेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को। परलोकेशन का मतलब होता है कि किसी सब्सटेंस के थ्रू कुछ फ्लूइड्स का फ़िल्टर होना, यानी कि उस सॉइल के थ्रू कितने फ्लूइड्स फ़िल्टर हो पा रहे हैं, कहाँ तक फ़िल्टर हो पा रहे हैं, उसे हम परलोकेशन कहेंगे। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, हमें पता है कि वाटर को होल्ड रखने की कैपेसिटी। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये उसकी सॉइल की कंपोजिशन, ग्रेन साइज़ और एग्रीगेशन डिटरमाइन करते हैं। सॉइल की स्टडी को हम पीडोलॉजी कहते हैं, और पीडोजेनेसिस कहते हैं हम सॉइल के फॉर्मेशन की प्रोसेस को। पीडोजेनेसिस के बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। पहला वेदरिंग, नेक्स्ट ह्यूमिफिकेशन, और थर्ड एल्यूविएशन एंड इल्यूविएशन। वेदरिंग प्रोसेस में जो रॉक्स होते हैं, यानी कि जो बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वो टूट टूट कर छोटे छोटे पार्टिकल्स में बिखर जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेदरिंग। वेदरिंग फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल तीनों हो सकती है। फिजिकल वेदरिंग में हम देखते हैं कि जैसे कि अल्टरनेटिंग हीटिंग मिलती है एक रॉक को, कभी वो कूल होता है, कभी हॉट होता है एनवायरनमेंट की वजह से, और कभी वो वेट होता है, कभी ड्राई होता है। तो ऐसे शॉक लगने की वजह से जो रॉक्स हैं वो छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में बहुत टाइम बाद जाकर बिखर जाते हैं। तो ये होती है फिजिकल वेदरिंग।
केमिकल वेदरिंग में रिएक्शंस होते हैं जैसे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, रिडक्शन, कार्बोनेशन एंड सॉल्युबलाइजेशन रिएक्शन। इन रिएक्शंस की हेल्प से जो रॉक है वो छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में डिसॉल्व हो जाता है। बायोलॉजिकल वेदरिंग की बात करें तो इसमें एक्टिविटी ऑफ लाइचेंस एंड मोसिस, यानी कि लाइचेंस और मोसिस जो है वो इस रॉक पर आके ग्रो करने लगेंगे और वो अपनी रूट्स को इस रॉक के अंदर पेनेट्रेट कर देंगे, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम बाद जाकर जो ये रॉक्स हैं वो डिकम्पोज हो जाएंगे छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में। तो पहला स्टेप होता है वेदरिंग। नेक्स्ट स्टेप है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन का मतलब है कि ह्यूमस का एक्यूमुलेशन हो जाना उस रॉक के अंदर। ह्यूमस एक डार्क कलर्ड अमोर्फस सब्सटेंस है। ये एक डार्क कलर सब्सटेंस है जो कि न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होता है। तो जब ये हमारे जो ये फाइन पार्टिकल्स बने वेदरिंग होने के बाद इसमें मिक्स हो जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं हम ह्यूमिफिकेशन। ये एक बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है। इसी प्रोसेस के थ्रू सॉइल में सारे मिनरल्स आकर उसमें इकट्ठे होते हैं जो कि बाद में प्लांट्स को ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है इल्यूविएशन एंड एल्यूविएशन। इल्यूविएशन वो प्रोसेस है जिसमें जो मिनरल्स हैं हमारी सॉइल में वो सॉइल की ऊपर की लेयर्स से वॉश होकर फिल्टर होकर सॉइल की जो नीचे की लेयर्स हैं इनमें जाने लगते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं इल्यूविएशन। और इस एल्यूविएशन की बाद की जो प्रोसेस है वो है इल्यूएशन। इसमें क्या होता है कि ऊपर से जो मिनरल्स आकर सॉइल में नीचे जाने लगे वो नीचे डिपोजिशन हो जाता है उनका, तो इस डिपोजिशन को हम कहते हैं इल्यूविएशन। तो दोनों में डिफरेंस हमें याद रखना है। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, एल्यूविएशन में ऊपर से मिनरल्स आकर नीचे की लेयर्स में जा रहे हैं और नीचे की लेयर्स में जाने के बाद जब वो डिपॉजिट हो जाते हैं उसे कहते हैं हम इल्यूविएशन, जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं। सॉइल की क्वालिटी, उसका पीएच, मिनरल कंपोजिशन और जिस रीजन में वो लाई कर रही है उस रीजन की टोपोग्राफी, यानी कितने स्लोप पर कितने एल्टीट्यूड पर वो रीजन है, ये सारी बातें डिटरमाइन करती हैं कि उस रीजन में किस टाइप का वेजिटेशन हमें देखने के लिए मिलेगा, यानी किस टाइप के प्लांट्स उस रीजन को ऑक्यूपाई करेंगे, कैसा वहाँ का वेजिटेशन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो ये सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं। और जब वहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक टाइप का वेजिटेशन हो जाएगा तो उस वेजिटेशन के ही हिसाब से एक टाइप की वहाँ फोना यानी वहाँ वाइल्ड लाइफ देखने के लिए मिलेगी जो उस वेजिटेशन में काफ़ी परफेक्टली फिट करती हो। तो ये बात भी हमें याद रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं सॉइल के टेक्सचर के बेसिस पे भी हमने सॉइल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। पहली होती है सैंडी सॉइल, दूसरी क्ले सॉइल और थर्ड लोम सॉइल। सैंडी सॉइल में 80% सैंड होता है और 20% सिल्ट या क्ले। इतना ज़्यादा सैंड होने की वजह से इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत कम हो जाती है, वो वाटर होल्ड नहीं कर पाता। क्ले सॉइल में 40 to 50% क्ले होती है और 50 to 60% सिल्ट होती है। इसमें रेयरली सैंड होता है, तो इसकी वजह से इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही हाई होती है। नेक्स्ट है लोम सॉइल जिसमें 20% क्ले, 40% सैंड और 40% सिल्ट होती है, जिसकी वजह से इस कंपोजिशन की वजह से इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो मॉडरेट होती है, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा कम, जिसकी वजह से ये प्लांट ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट सॉइल है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लांट ग्रोथ के लिए बेस्ट सॉइल कौन सी है तो वो है लोम सॉइल। बेस्ड ऑन द सोर्स हमने सॉइल को 2 और कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, यानी कि वो सॉइल कहाँ से आई है। रेजिडुअल सॉइल है वो जो फॉर्म्ड इन साइटू फ्रॉम पेरेंट रॉक, वो जो एक पेरेंट रॉक से इन साइटू डेवलप हुई है, यानी उसी रीजन में डेवलप हुई है, जो हमने अभी वीडियोजेनेसिस की प्रोसेस पढ़ी है उस प्रोसेस के थ्रू डेवलप हुई हो। और ट्रांसपोर्टेड सॉइल वो सॉइल है जो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से सॉइल ट्रांसपोर्ट होकर किसी रीजन में आ गई। जैसे कि अगर वो ग्रेविटी की वजह से आई तो उस सॉइल को हम कहेंगे कोलोवियल। अगर वो रनिंग वाटर की वजह से एक दूसरे रीजन से एक दूसरे रीजन में चली गई उसे सॉइल को हम बोलेंगे एल्यूवियल। और अगर विंड की वजह से वो सॉइल एक रीजन में आई है उसे कहेंगे हम यूलियन। और अगर ग्लेशियर की वजह से आई है तो हम उसे कहेंगे ग्लेशियल सॉइल। तो ये हमने सॉइल के बारे में भी पढ़ लिया और बाकी सारे भी मेजर एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ लिया। थैंक यू।